जय हिंद बच्चों। आज आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का 2026 का प्रश्न पत्र लेकर के आए हुए हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको ये हल करवाया जा रहा है। आप इसे देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत तक बने रहेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो प्रश्न पत्र आया है ऐसा ही सेम और हूबहू प्रश्न पत्र आपको 2026 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसमें से आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं और आपके पेपर में हूबहू मिलते जुलते प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं बेटा। ये 3 घंटा 15 मिनट आपका पेपर होगा, पूर्णांक होगा 70। बाकी इसमें क्या है, प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। जो कि प्रश्न पत्र क्या है ये देखते हैं हम। इन प्रश्न पत्रों में ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसा कुछ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इनमें खंड आ और खंड बा दिए होते हैं, 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा होते हैं। खंड आ आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं। उस 20 बहुविकल्पी प्रश्न को OMR पर करना होता है बेटा। OMR आपको वहां पर मिलेगी, जो आप नीले या काले बाल पेन से कर सकते हैं। हम सीधा देखते हैं प्रश्नों को बेटा। प्रश्न हमारे प्रश्न हैं बहुविकल्पी खंड आ। हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी OMR पुस्तक पत्रिका में निम्नलिखित चिन्हित कीजिए। अब पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया है, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। कब चलाया था? 1 अगस्त 1920 में। 1 अगस्त 1920 में। अगला हमारा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको भी गांधी जी ने चलाया था। ये कब चलाया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को चलाया था। चंपारण। ये चंपारण भी आंदोलन गांधी जी ने ही चलाया। चंपारण कहाँ? बिहार में। बिहार में एक जिला है चंपारण। तो इस आंदोलन को भी गांधी ने चलाया था। कब चलाया था? 10 अप्रैल 1917 को चलाया था। पूछा क्या इसमें? आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। कौन सा आंदोलन? तो खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। अब अगर हम ऐसे सिंपल सी बात करें, अगर खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन जो चला था वो महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। लेकिन ये हुआ कब था? 1919 में हुआ था। और चलाने वाले कौन है? अच्छा, इसको ये देखा जाए तो चलाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने इसे चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा नंबर है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। जो अभिव्यक्ति थी उसका क्या परिणाम हुआ। कहने का मतलब ये है कि 1889 में फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई थी वो कब हुई थी। तो इसे हम देखते हैं। तो ये क्या होगा, इसका प्रश्न हमारे पास है। हम देखते हैं बेटा, इसका हमारा प्रश्न है। इसके हमारे लिए 4 प्रश्न दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो देखेंगे इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, जो कि है फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति कब हुई? हम कह सकते हैं 1789 को। कब हुई थी? 1789 को हुई। अगर हम देखें हमारा, तो क्या प्रश्न है, कह रहा गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के लेखक की अगर हम बात करें तो गुलामगिरी के लेखक हमारे थे ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। अब अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। 1929 की महामंदी का मुख्य कारण क्या था। 1929 की महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो 1929 की महामंदी का मुख्य कारण था हमारा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5।
क्या कह रहा है कि 1944 में राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य, यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ होगी बेटा, यहाँ पर संयुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न नंबर हमारा है 6। क्या कह रहा है कि श्रीलंका में, ये टाइपिंग मिस्टेक है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? वो हमारा है तमिल। कौन सा बेटा? तमिल। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न हमारा है 7। कह रहा भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। यहाँ पर शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण है बेटा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण है। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? हमारा प्रश्न अगला है 8 नंबर। हमारा अगला प्रश्न है 8। अब प्रश्न 8 हमारा क्या है बेटा? पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य, जो संघ के शासन में राज्य कौन सा नहीं है? तो हमारा है दिल्ली। दिल्ली हमारा संघीय राज्य नहीं है। यहाँ पर बेटा त्रियुग नहीं होगा, त्रिपुरा होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्रिपुरा, यह त्रिपुरा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न 9 नंबर है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक नहीं लिखना है? बेटा यहाँ पर ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर लिखना नहीं है। तो आवश्यक दल नहीं है। तानाशाही, यहाँ पर नाना लिख दिया गया तो ये हो जाएगा तानाशाही आवश्यक दल नहीं है। निम्नलिखित में से 10वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से संबंध किसका नहीं है बेटा? बताएंगे आप सब। जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जनमत का, और यहाँ पर है राजनीतिक दल, यहाँ गज नहीं राज होना चाहिए बेटा, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन या बहुसंख्यकों का शासन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बेटा, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो इसके अगले प्रश्न हमारे यहाँ पर हैं, हम इसमें देख लेते हैं। ये रहे हमारे इसके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। इसका अगला प्रश्न हमारा 4, 2 ऊपर दिख रहे हैं, 2 नीचे दिख रहे हैं। तो इसके जो हमारे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक नहीं है? धात्विक है, सॉरी, पूछ रहा खनिज धात्विक है। तो खनिज धात्विक हमारा कौन सा है? कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर या लौह अयस्क। यहाँ पर लौह होना चाहिए बेटा, लौह अयस्क, ये अयस्क, लौह अयस्क। डी नंबर हमारा सही होगा। हम बात करें अपने प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? कपास की खेती प्रश्न नंबर 12 हमारा है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आप सबको अच्छे से पता है कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए? काली मिट्टी। कपास मतलब रुई। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का प्रयोग किस में किया जाता है बेटा? किस में किया जाता है? सीमेंट में नहीं, लोहा में, इस्पात में नहीं, एल्युमिनियम में किया जाता है। किस में किया जाता है बेटा? एल्युमिनियम में। अब हम बात करें अपने प्रश्न नंबर 14 की। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीयक क्षेत्रक को या तृतीयक को? तो तृतीयक को बोलते हैं बेटा। किसे बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्रक को। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15,
सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक। जो सार्वजनिक मतलब सभी के लिए और निजी मतलब जो स्वयं के लिए, के विभाजन का क्या आधार है? तो के विभाजन को आधार है उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व। अगला प्रश्न हमारा बेटा है, अगला प्रश्न हमारा है 16, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का जो संबंध है वो है सतत पोषणीय विकास से। किससे है? सतत पोषणीय विकास से। 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो उपभोक्ता जो सुरक्षा अधिनियम है वो बनाया गया हमारा 1886 को। कब बनाया गया? 1886 को। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना या शुरुआत कब हुई? उसकी शुरुआत कब हुई थी, हमें ये बताना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? अब इनमें से ढूंढना है। और जैव संसाधन कौन सा देखते हैं। लोहा जैव संसाधन नहीं है, तांबा जैव संसाधन नहीं है, और चट्टानें जैव संसाधन नहीं है, लेकिन ये मत्स्य पालन जो है ये जैव संसाधन है, ये जैव संसाधन है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वोच्च है? जो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए आपको इनमें से बताना है। अब इनमें से हम देखते हैं तो बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान नहीं, नेपाल नहीं, श्रीलंका का है। इस प्रश्न के अनुसार है बेटा। अगर हम इसको वर्तमान में देखेंगे तो बताते भी वर्तमान में क्या है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वोच्च है? तो हमारा है पहले नंबर पर श्रीलंका। अगर हम इसको वर्तमान की बात करें बेटा, वर्तमान है ना, वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारा है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है बेटा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जो है नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे दूसरे नंबर। ये वर्तमान की बात है बच्चा। प्रश्न में अगर आपको स्विट्जरलैंड मिलता है तब आपको लगाना है, नहीं तो आपको अगर प्रश्न ऐसे देखने को मिले और उनमें ये 4 विकल्प हों तो आप श्रीलंका लगाएंगे। अब तो ये रहा बेटा हमारा खंड आ। खंड आ को हमने अच्छे से हल कर लिया है। अब हम देखते हैं खंड बा। खंड बा हमारा जो है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्नों को हम एक एक देखेंगे और इसके अंतर्गत हम आपको मैप भी दिखाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको मैप भी दिखाया जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्न हमारे हैं वर्णनात्मक। अब जैसे खंडबा हमारा है, खंडबा का वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले में क्या है, 80 वर्ड शब्द लिखे जाएंगे, 80 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है, और दूसरे में आपको 150 शब्दों में देना है। पहले हम बात करते हैं वर्णनात्मक 1, खंडबा का वर्णनात्मक 1 जो हमारा 21 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। कहने का मतलब इसका ये है कि भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसी थी, हमें ये बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसी स्थिति थी, हमें उस पर वर्णन करना है। तो हम ये वर्णन देखते हैं। ये वर्णन होगा कैसे हमारा, ये वर्णन हम इस पर कर रहे हैं। हम पहले बात करेंगे इस पर। ये अथवा का जो प्रश्न दिया गया है इस पर हम किसी अन्य वीडियो पर बात कर लेंगे। हम आज इस पर केवल बात करते हैं, जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का जो विश्लेषण है वो हम देखते हैं बच्चा, वो हम देखते हैं। हमारा देखते हैं कौन सा, ये रहा हमारा खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न 1 दिया हुआ है। तो खंडबा प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न
एक का पहले मतलब जो 21 है, 21 का पहला ये प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसी तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है और प्रश्न हमारा 21 है। तो पढ़ेंगे क्या है बेटा इसमें, जैसे कि उसके अंतर्गत क्या बताएगा कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन करना है। तो वर्णन के दौरान देखते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। भारत में विश्व युद्ध के दौरान कई प्रकार के प्रभाव पड़े। इसका प्रभाव भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हुए तथा इस युद्ध के दौरान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से कई प्रकार के परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों का वर्णन निम्नवत है। अब उन परिवर्तनों को हम देखते हैं, वो कौन कौन से परिवर्तन थे जो हुए हैं, उन परिवर्तनों की हम बात करते हैं। तो उन परिवर्तनों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है वो कौन कौन से परिवर्तन थे, हम उन्हें देखते हैं। भारत पर प्रथम विश्व युद्ध से पड़ने वाले आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव कौन कौन से। पहला हमारा राजनीतिक प्रभाव है, दूसरा हमारा है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण, इन सब में राजनीतिक कारण क्या होता है या राजनीतिक प्रभाव क्या होता है, इन सब पर आप अच्छे से लिखें। जितना अच्छा आप लिखते हैं उतना अच्छा आपका प्रभाव पड़ता है और उतनी ही अच्छी आपकी कॉपी देखी जाती है। अब जैसे इसके अंदर कुछ है, प्रथम विश्व युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। इस युद्ध में कई देशों से बड़े पैमाने पर सेनाएं थीं। अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों की अपनी अपनी टिप्पणियों को लेकर विवाद था। उनके अलग अलग मतों के कारण विश्व का एकीकरण करना कठिन हो रहा था। एकीकरण का मतलब है कि एक साथ रखना। एकीकरण का मतलब होता है एक साथ रखना। समाज कई वर्गों में विभाजित भी हो चुका था। जो हमारा आपका समाज था वो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई वर्गों में विभाजित हो चुका था। तो ये तो रहा हमारा राजनीतिक प्रभाव, अब हम बात करते हैं हमारे आर्थिक प्रभाव पर। आर्थिक प्रभाव क्या है, प्रथम विश्व युद्ध से केवल भारत को ही नहीं अपितु जितने भी देश थे सबको आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति पहुंची। कहने का मतलब ये था कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत को ही तकलीफ नहीं हुई, भारत को ही हानि नहीं हुई, अपितु जितने भी हमारे देश हैं उन सब को हानि पहुंची है। इसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो आप सब देख लेंगे। अलग अलग प्रकार के यंत्रों, तोपों, बारूद, बम, परमाणु बम आदि लागत वैश्विक स्तर पर अत्यधिक थी। आगे चलें हम। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लें। हमारा अगला प्रश्न है 22 में कह रहा, लोकतंत्र सभी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। ये जो एक कथन है, कह रहा इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। तो पुष्टि करना, ये ऊपर जो हमारा दिया गया है ये लिखा है, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। ये कथन है, इस कथन की पुष्टि करनी है आपको। मतलब इस कथन को आपको पूरा व्याख्यात्मक रूप इसका लिखना है। ये आया कहाँ से, किसने किया, क्या नहीं किया, इसमें पूरा बताना है आपको। तो आइए बेटा हम इस प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 22, मतलब कि 22 नंबर जो प्रश्न था उसका उत्तर है यहाँ पर। प्रश्नोत्तर संख्या 22 क्या है, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। आप पहले ऐसे बनाएं और ऐसे बनाने के बाद ये तो हमारा कथन रहा। तो कथन की जब हम टिप्पणी करते हैं या कथन को लिखते हैं तो हम इसके अनुसार लिखते हैं। हमारा जो ये चिन्ह है उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसे, उद्धरण चिन्ह को हम लगा करके इसकी व्याख्या करते हैं। यह कथन इस प्रकार रखा गया है कि किसी देश का
लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है जो उस देश की हर एक स्थिति के संभाल कर देश को प्रगति की ओर ले जाता है। कितना अच्छा है। आप ऐसे ही इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। जितना अच्छा आप लिखते हैं उतना ही अच्छा आपकी कॉपी पर प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर का। आगे पढ़े बेटा। तो अब क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है तो जनता चाहे तो इस सरकार की जगह अन्य सरकार को जिता सकती है। इसी दबाव के कारण भी शासन व्यवस्था देश में सुचारू रूप से पारित होती ही रहती है। अब आप देख सकते हैं इस प्रश्न को इतना अच्छे से लिख करके आपको समझाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर सेव करके अच्छे से आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, इसी अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं बेटा। हमारा जो अगला प्रश्न है 23 नंबर। हमारा अगला प्रश्न है 23। जो 23 नंबर प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न हमारा आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 23 क्या है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो हमारे संसाधन हैं उनके रूप में मिट्टी का जो महत्व है उसे उल्लेख कीजिएगा और भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो मिट्टियों का वर्णन करना है। मिट्टियाँ तो कई प्रकार की पाई जाती हैं, लगभग 6 के आसपास 6 प्रकार की भारत में पाई जाती हैं। तो उनमें जो 2 प्रकार की मिट्टी हैं भारत में जो पाई जाती हैं उनका आपको उल्लेख करना। उल्लेख का मतलब ये होता है उन मिट्टियों के बारे में आपको अच्छे से बताना है। अब हम चलते हैं, देखते हैं अपना प्रश्न। अब इसका उत्तर है प्रश्नोत्तर संख्या 23। पहला है मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन। भाई बता, अभी आपको प्रश्न मैंने दिखाया ही है कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे किसी भी देश में फसल, बाग, खाद्य आदि प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। मिट्टी कई वर्षों के समय बाद निर्मित होती है। भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग पैमाने पर पाई जाती हैं। कौन कौन से पैमाने पर? जैसे जलोढ़ मिट्टी है हमारी, काली मिट्टी है। अभी मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न में बताया भी है कि काली मिट्टी किस उसमें काम आती है, किस उसमें काम आती है बेटा। आप सबको कमेंट में ज़रूर बताएं काली मिट्टी किस उसमें काम आती है। अभी मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न में इसे बताया है कि काली मिट्टी किस में काम आती है। कमेंट में आप इसको ज़रूर बताएं काली मिट्टी किस में काम आती है। फिर अगली है लाल मिट्टी, फिर है लैटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। इसे आप पहाड़ी या पठारी मृदा भी कह सकते हैं, है ना। तो ये है हमारे 6 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं। अब इन मिट्टियों में से हमें 2-3 मिट्टी का 2 ही का पूछा है, तो आपको 2 ही का सिर्फ उत्तर आपको स्पष्टीकरण के साथ देना है। 2 में कौन है? एक जलोढ़ का बताया गया और एक इसका काली मिट्टी का बताया गया। तो जलोढ़ क्या है? जलोढ़ में आप गेहूँ, बाजरा, गन्ना, मक्का, चावल, सरसों आदि उगा सकते हैं। तो ये पाई जाती है। अभी इनका अगर प्रदेशों की बात करें, ये प्रदेश कौन कौन से हैं, तो जलोढ़ मिट्टी जो है हमारी वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और आदि अन्य राज्यों में भी पाई जाती है जहाँ तक इसका विस्तार है। अब इसमें जो हमने आपको बताया कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं, देख सकते हैं। गेहूँ है, बाजरा है, गन्ना, मक्का है, चावल, सरसों आदि। अब हम बात करते हैं अपनी काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी की बात करें, अब मैं फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। अभी मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न में बताया था, इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्रों में, पूर्ववर्ती का मतलब आप समझते हैं पूर्व में जो राज्य हैं। अब पूर्व की एक प्रश्न और आपसे पूछा जा रहा है, पूर्व की 7 बहनों के नाम बताइए। पूर्व की 7 बहनों के नाम बताइए
देखते हैं कमेंट में कौन जवाब देता है इसको। कमेंट में जवाब जरूर दे। 7 बहनों के नाम, पूर्व के 7 बहनों के नाम। आगे देखते हैं बेटा हम। यहाँ पर इस प्रकार मध्य में क्या क्या उगा सकते हैं काली मिट्टी में? चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि फसल पाई जाती है। अब ये फसल अगर हम देखें तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन राज्यों में पाई जाती है, हम ये देखते हैं। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय आदि राज्यों में पाई जाती है। अब हमारा प्रश्न 24 का उत्तर है यहाँ पर। तो 24 प्रश्न हम पहले देख लेते हैं। 24 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है? 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए। अब जो टिप्पणी करना है वो हम देखते हैं। टिप्पणी करने का मतलब, वैश्वीकरण का मतलब जो भारत की जो कृषि है उसके विस्तार पर हमें चर्चाएं करनी है, तो उसके विस्तार पर हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं उत्तर पर। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 24 रहा। इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देखें क्या है। भारतीय कृषि, जैसा कि है ना, भारतीय कृषि के बारे में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर जलवायु कई प्रकार की ऊपर होती है। तो ये सही बात है भाई, भारत में कई प्रकार की जलवायु, जैसे मौसम गर्मी का भी होता है, सर्दी का भी होता है, बरसात का भी होता है, पतझड़ का भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसी के बारे में आपको, भारत की कृषि के बारे में आपको वर्णन करना है। जितना अच्छा आप वर्णन करते हैं उतना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई सारी चीज़ें हैं, इन पर हम देखते हैं। तो ये आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लेकर के सेव करके रख लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं। आगे जो है आपका वो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव दोनों पक्षों, लाभ और हानि से पड़ा हो जो निम्नवत हो। मतलब लाभ भी होते हैं इसके, कई सारी हानियां भी होती हैं। लाभ और हानियों के बारे में आप अच्छे जानते हैं कि भारतीय कृषि के जो लाभ और हानि होती क्या नहीं होती हैं। जैसे देख लेते हैं कुछ हमारा कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय उत्पादनों में अधिकतर वस्तु ट्रकों व अन्य मार्गों द्वारा देश विदेश में पहुंचाई जाती हैं, जिससे वे हमें भी कुछ लाभकारी वस्तुएं उपलब्ध कराएं व मित्रता व व्यापार की कड़ी को जोड़ें। ये रहा। इसमें कई सारे हमारे 4 पॉइंट लिखे गए हैं। इन चारों पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसे सेव करके रख सकें और बाद में देख लें। फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये वर्णनात्मक का दूसरा रूप है। इसमें निम्न प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाएंगे वो 150 शब्दों में दिए जाने हैं, है ना। 150 शब्दों में देंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। ऊपर के जो हमारे प्रश्न थे वो 4-4 नंबर के थे, अब नीचे वाले 6-6 नंबर के हैं। 25वां कह रहा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। अभी आपने देखा, अभी मैंने आपको, आपका पहला ही प्रश्न बहुविकल्पी में था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन नहीं है। तो वहाँ पर 3 तो ऑप्शन में सही थे, एक ही गलत था। तो उन्हीं तीनों को आप चाहें तो यहाँ पर आराम से छाप सकते हैं। और देखना करना क्या उन्हीं के बारे में है। मैंने आपको आगे जाके उसमें बताया, पिछली जो क्लासें हैं या पिछली आपने जो प्रश्नोत्तरी भी छोड़ी है, उस प्रश्नोत्तरी में मैंने तीनों के वर्ष बताए हैं, किस वर्ष में वो हुए हैं, मतलब सन बताए हैं। उन सन को देखें, अच्छे से याद करें, उन पर क्या करना है, कारण सहित आपको परिणाम बताने हैं। तो आइए, हमने किया भी है, हम देखते हैं उन पर। ठीक है बेटा। ये हमारा पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यह एक बेहद बड़ा और सफल आंदोलन था। इस आंदोलन की भूमिका भारत को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, यहाँ से यहाँ तक कई सारी है ना, ढेर सारा है, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नमक कानून। ये कब था आप देख भी सकते हैं, ये था 12 मार्च 1930 को था। कब था? 12 मार्च 1930 को था। नमक कानून के प्रभाव, नमक कानून, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी में नमक कानून भी था। तो हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, क्या है इसके जो प्रभाव या कारण जो भी हैं आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट करके आप रख लें, इसे बाद में नोट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है
आगे इन्हीं पर विचार किए गए हैं, है ना, कि इसलिए इसका लगान उचित नहीं है या मांग कर पूरे होने का कारण था कि गांधी जी ने इसका विरोध दांडी में समुद्र तट पर स्वयं नमक बनाकर किया था। तो ये उसके कुछ प्रभाव या दुष्प्रभाव या कारण कह लीजिए आप, तो उन सबको अच्छे से दिया है, आप देखें और अच्छे से एक एक पॉइंट और एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ें, तभी आप इसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अन्यथा आप इसे अगर स्किप करके देखते हैं या जल्दी जल्दी देखते हैं तो आप इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, हम आपको इसी में मैप भी दिखाएंगे बेटा। अब इन्हें आप देख लें, पढ़ लें और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर के सेव कर लीजिए, आपको लिखने में काम देगा। ये प्रश्न नंबर हमारा 26 हम देखते हैं। आप इन तीनों के बारे में अच्छे से लिख लेना। हमने एक ही के बारे में लिखा था, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, आप इसमें 3 लिख सकते हैं, जो आपको तीनों प्रश्न नंबर 1 जो बहुविकल्पी वाला प्रश्न है उस पर तीनों आपको मिल जाएंगे और तीनों का हमने बता भी रखा, उन तीनों के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर भी निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो भारत में जो चुनाव होते हैं वो जातियों पर कभी कभी निर्भर करते हैं, ये कहना चाह रहा है, ये कथन है और कह रहा क्यों, उस पर प्रश्न भी ये पूछ रहा है। तो छुटकारा पाने के लिए आपको कोई 2 उपाय सुझाने होंगे। तो उपाय कौन कौन से सुझाए जा रहे हैं हम देखते हैं ये। और इसमें हमारा अगला प्रश्न भी है, अगले प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमने अगला वाला प्रश्न लिखा है जो हमारा है, हमारा अगला प्रश्न है ये अथवा का जो भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताएं व्याख्या कीजिए। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उन पर आपको 4 विशेषताएं लिखनी है और चारों की व्याख्या अच्छे से करनी है। देखिए, अगर 26 के हम पहले की बात करें तो 26 के जो पहला दिया है, जातियों पर निर्भर करता है चुनाव, जो ये आप चुनाव के बारे में इस समय देख रहे हैं, चुनावी मुद्दे बहुत सारे चल रहे हैं और उनके बारे में आपको केवल छुटकारा पाने के लिए कारण बताने हैं, उपाय सुझाने हैं। तो कोई 2 या 3, 2 ही पूछ ही रहा है, ये कह रहा 2 है ना, 2 उपाय पूछ रहा, तो 2 उपाय कोई सुझाइए और उस पर आपको कम से कम 150 शब्द लिखने, दोनों को मिला करके 75 करके 150 आप निपटा दीजिए, आराम रहेगा आपका। या आप इसके लिए 2 पेज आप ले सकते हैं, 2 पेज लीजिए, उत्तर को खत्म करिए। अब हमने जो अथवे में देखा था, ये भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, इसको हम देख रहे हैं बेटा, इसे अथवा वाला, है ना। तो 26 का ये रहा, तो यहाँ पर हम अथवा लिख सकते हैं, अथवा, है ना, क्योंकि हम अथवा का उत्तर दे रहे हैं तो हमें अथवा लिखना अनिवार्य होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था, है ना, व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था क्या है। जो व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं को, यहाँ पर व्यवस्था बेटा गलत लिखा गया, तो यहाँ पर व्यवस्था ऐसे लिखा जाएगा ना, व्यवस्था। तो भारत की संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र, राजतंत्र आदि शासन व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। भारत की जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, उद्यम, बेरोजगारी आदि व्यवस्थाओं को देखते हुए ही संघीय शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ये रहा। अब इन पर आप इसका जो चीज़ें हैं वो पढ़ें और अच्छे से समझें, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और ले करके रख लीजिए, आप इसको नोट कर लेना बाद में। अब इसी पर और कुछ है वो हम देख लेते हैं आगे। हमारा क्या है, हमारी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। सीधा चर्चा करें कि क्या है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, क्या है, निम्नलिखित शासन व्यवस्थाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लोकतंत्र द्वारा शासन, अगला क्या है, साक्षरता दर में वृद्धि, अगला क्या है, धार्मिक विशेषताएं। ये तीनों हैं, इन तीनों को अच्छे से जानें। लोकतंत्र आपको पता है लगभग, साक्षरता पता, साक्षरता दर का मतलब होता है कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और धार्मिक विशेषताएं मतलब आपकी धर्म, जाति या धार्मिक की जो धर्म की क्या विशेषताएं होती उन पर हमें लिखना है। तो ये हैं तीनों आपके टॉपिक, इन तीनों को अच्छे से पढ़ें और इन पर लिखें। इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर हम आगे चलें, हमारे आगे हैं, एक और दिया गया यहाँ पर, एक और देख लीजिए आप, क्या है, राजनीतिक अनुशासन। जो राजनीतिक अनुशासन होता है उसके बारे में भी आप जानें। हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहीं पर हमारा अगला प्रश्न है बेटा 27। अब 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है 27 नंबर में कह रहा है चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए।
तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मतलब भारत में किन्हीं 3 ऐसे जगहों के नाम बताने हैं जहां पर जो चावल की खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब 3 आप जानते हैं, सबसे पहला आप देखें तो पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरा आप कोई और देख लीजिए। तो उनके तीनों के बारे में देखना है। उत्पादक क्षेत्र हमारे यही रहे। प्रदेश में है तो उत्पादक क्षेत्र आप देख लीजिए। किसी प्रदेश में आप तीनों का नाम बता सकते हैं या प्रदेश प्रदेश का नाम बता दीजिए। अब इनकी भौगोलिक दशाओं का भी विवेचन करना है तो वो देखते हैं हम क्या है, हम यहीं पर देखते हैं। हमारा 27 नंबर का प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर है भारत में चावल का उत्पादन दक्षिण तथा उत्तरी राज्यों की ओर अधिक होता है। चावल की खेती या अन्य किसी खेती के लिए यह आवश्यक होता है कि जलवायु बिल्कुल सही हो तथा सही मात्रा में फसलें की देखरेख हो। तो चावल की खेती को गर्मी के महीनों से शुरू करते हैं तथा ठंड आते आते धान की कटाई हो जाती है। भाई ठंड आते आते तो ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो हम इन पर भी देख लेते हैं। 3 ये निम्न वस्तुएं अत्यधिक पूर्ण है। कौन कौन सी? जलवायु होती है। अब जलवायु क्या है? जलवायु आप अच्छे से जानते हैं क्या होती है जलवायु, इसके बारे में आप देखें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे इन्हें बात करें इन पर तो हमारा क्या है आगे? मृदा। पहली हमारी उपयुक्त वस्तु क्या थी? जलवायु। दूसरी हमारी उपयुक्त वस्तु क्या है? मृदा। उपयुक्त वस्तु हमारी क्या है दूसरी? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी सही होनी चाहिए। फिर हमारा दूसरा है सिंचाई, सिंचाई सही होनी चाहिए। सिंचाई अगर हम समय समय पर करते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है। कीट पतंगों से बचाव, कीट पतंगों से बचाव हम कभी कभी अपने जो सही मात्रा में चीज़ें उपयुक्त होती, आयुर्वेदिक वाला जो होता है उन्हें, है ना, आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती उनका प्रयोग करके हम अपने कीट पतंगों को मार सकते हैं या उनसे छुटकारा ले सकते हैं, ताकि हमारे जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके संबंध में ये चीज़ें लिखी गई हैं, आप इन्हें देखें, पढ़ें और इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। अब हम बात करें अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है हमारा वो देखते हैं बेटा। कह रहा है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 28, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोला जाता है के क्रियाकलापों का वर्णन। तो WTO के कार्य कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं, है ना। विश्व व्यापार संगठन मतलब कि जो भारत से बाहर अगर आपको व्यापार करना है तो इनके जो क्रियाकलाप का वर्णन है वो आपको पालन करना पड़ेगा। तो उन पर हम बात कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर है ये कि विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कई देशों का संगठन सम्मिलित हो गया है। अलग अलग देशों की व्यापार करने में जो भी कार्य करने पड़ते हैं उनका संग्रह होता है तथा सभी से विश्व भर की व्यापारिक दर को निकाला जाता है। तो WTO एक प्रकार से एक माध्यम है जो विश्व में कुल व्यापार की दर को ज्ञात करने का तथा अपनी व्यापार व्यवस्था ठीक करने के लिए एक साधन भी है, जहां विभिन्न देश अपने अपने व्यापारों को संग्रहित करवाते हैं या अपने प्रमाण पत्रों को संग्रहित करवाते हैं तथा अन्य व्यवस्थाओं का भी स्थान सुनिश्चित करवाते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, आप WTO के बारे में जान सकते हैं। WTO एक ऐसा चीज़ होता है जो विदेशों में व्यापार करने की अनुमति देता है, बस यही है WTO, और इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप ये देख लें और इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट करके सेव कर लीजिए। अब हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हमारा है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर जो 29 है हमारा 29 है, उसी में आपको मानचित्र हम दिखाते हैं बेटा, सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहें तभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहां पर देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29 जो है, प्रश्न नंबर 29 ये देखो लिखा है ना, मानचित्र से संबंधित। अब मानचित्र से संबंधित कौन कौन सा है देखो, ये का वाला भी करना है हमें और इधर रहा खा वाला, ये भी हमें करना है, ये दोनों करने। नीचे जो दिया गया वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वो लिखा भी है कि वो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, नीचे यही वाले आपको ये करने की जरूरत है, जो दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता है वो करेंगे ये। तो अब हम प्रश्न पर देखें तो उनकी हम बात करते हैं। अब देखते हैं, ये रहा हमारा मैप आपको इस तरीके से मिलेगा, लेकिन ये जो बीच बीच में ये छोटी छोटी आपको लाइनें दिख रही होंगी, ये लाइनें आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और मैप आपको
बड़ा दिया जाएगा। जब बड़ा मैप आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ये राज्य जो है याद करने पड़ेंगे। जब आपके राज्य याद होंगे तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और कौन स्थान किस राज्य में हुआ था, कौन सी घटनाएं या कौन सा हमारा अधिवेशन या कौन सा हमारा आंदोलन, ये राज्य आपको जरूर याद रखने। जब आप राज्य याद कर लेंगे तभी आप इन्हें भर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसा कि 29 का हमारा ये 29 नंबर प्रश्न है, 29 का का वाला है ये। तो का में हमारे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हम ये देखते हैं। 29 में जो हमारा का नंबर का प्रश्न है, का नंबर का प्रश्न है वो हमारा क्या दिया गया है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 2020 में हुआ था। तो कौन सा अधिवेशन था जहां सितंबर 2020 में हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। तो कलकत्ता हमारा मैप में ये रहा। तो यहाँ पर हम प्रश्न ये देखो लिखा है ना, तो 1 नंबर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था, है ना। 1920 का जो सितंबर अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता या कोलकाता। इस समय कोलकाता है, उस समय क्या था, कलकत्ता था। तो यहाँ पर आप 1 नंबर लिख करके और जो भी डैश आपको दिया गया, जैसे ये दिया मानचित्र में इस अनुसार आपको करना है, तो यहाँ पर आप उसे बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बनाएं और बनाने के बाद इन्हें भर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कलकत्ता, कलकत्ता, है ना, ये हो गया। अब हमारा दूसरा जो है, दूसरा क्या है वो हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारा है वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून कहाँ तोड़ा, है ना। तो देखते हैं नमक कानून तोड़ने का जो स्थान है वो कौन सा रहा। हमारा दूसरा प्रश्न है नमक कानून कहाँ तोड़ा गया, है ना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न, ये रहा वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो आपको पता है नमक कानून कहाँ तोड़ा गया, नमक कानून तोड़ा गया दांडी में। कहाँ तोड़ा गया, दांडी में। तो अब दांडी कहाँ है, दांडी हमारा मैप में है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात। अब देखते हैं मैप में गुजरात कहाँ बेटा, मैप में गुजरात हमारा ये रहा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला पूरा एरिया, ये एरिया हमारा गुजरात रहा, इधर वाला। तो गुजरात में दांडी का, दांडी ये रहा आपका दांडी, ये स्थान आपका दांडी। तो दांडी में है, दांडी कहाँ है, गुजरात में। तो दूसरे का प्रश्न हमारा ये। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दूसरा, जो भी चिन्ह बताए गए उन चिन्ह को लिखें और कहाँ लिखें, दांडी। यहाँ लिख दें आप दांडी। अब हमारा क्या है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आपको अच्छे से पता है वह नगर कौन सा जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब। और कब हुआ था, 1919 में। कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप लिख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अब देखते हैं, तो ये तो रहा हमारा जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर, ये लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, और ये रहा हमारा मैप में पंजाब, ये इतना। तो पंजाब, अमृतसर, अमृतसर की बात करें तो अमृतसर हमारा ये रहा, और यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न हमारा है वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना हुई, चौरी चौरा की घटना घटित हुई। तो आपको अच्छे से प्रश्न याद है बेटा कि चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी। चौरी चौरा अगर हम बात करें घटना की, तो चौरी चौरा जो घटना थी हमारी, वो चौरी चौरा हमारी घटना हुई थी गोरखपुर। कहाँ हुई थी, गोरखपुर। कहाँ हुई थी, चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था बेटा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये हुआ था 1922 में। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोरखपुर। तो देखते हैं गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो देखते हैं कहाँ पर, मैप में हमारा उत्तर प्रदेश ये रहा ना, मैप में हमारा उत्तर प्रदेश ये रहा। तो गोरखपुर जो है वो श्रावस्ती, मतलब नेपाल के आसपास है। श्रावस्ती जिला, गोरखपुर, ये सब उसी के आसपास हैं। तो ये रहा हमारा, ये मैप में यहाँ पर रहा गोरखपुर। तो हमने ये बता दिया गोरखपुर। आप लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, गोरखपुर, है ना। गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कब हुआ,
1922 में हुआ। तो आपको चौथे नंबर, तीसरा नंबर हमारा क्या था बेटा, हमने यहाँ भरा नहीं, तीसरा नंबर हमारा ये है, तो क्या अमृतसर आप लिख सकते हैं, अमृतसर। चौथा भी हमने आप क्या बताया, चौथा हमने आप बताया गोरखपुर, है ना, तो गोरखपुर, ठीक है। पांचवा यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। अब पांचवा हमारा क्या है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया था, खेड़ा में चलाया गया था। खेड़ा कहाँ है बेटा, वो है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, है ना। तो जब गुजरात में है तो मैप में अभी हमने बताया गुजरात ये रहा, तो खेड़ा हमारा यहाँ पर रहा, हमने लिख दिया खेड़ा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं खेड़ा, ये हो गया। अब ये तो हुआ हमारा 29 का नंबर का, 29 के का नंबर का हुआ बेटा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक बार हम आपको प्रश्न दिखाते हैं, आप प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा हमारा प्रश्न, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। और दूसरी बार में हम आपको दिखाते हैं मैप। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29 का खा, इसी का ही है, तो 29 का खा हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा। 29 का खा नंबर है, 29 का खा नंबर। तो 29 के खा नंबर में प्रश्न पूछे गए हैं, सीधा प्रश्नों पर हम बात करते हैं। इस प्रदेश की राजधानी कैपिटल सी चिन्ह द्वारा नाम सहित बताएं। तो इस प्रदेश मतलब किस प्रदेश, जिस प्रदेश में आप पेपर दे रहे हैं, जिस प्रदेश में आप पेपर दे रहे हैं उस प्रदेश की राजधानी आपको बतानी है। जैसे हम उत्तर प्रदेश पेपर में हैं, उत्तर प्रदेश का पेपर अगर हम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी बतानी है। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हमारा ये रहा बेटा, सी लिखा और हमने बता दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला हमारा क्या है, दक्षिण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पर जो दिया गया है, हम जिस चिन्ह से कहा गया उस चिन्ह से हम बता करके यहाँ लिख सकते हैं लखनऊ, है ना, लखनऊ, ठीक है। अब हमारा है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह, है ना, द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो देखते हैं, जैसे हमने दर्शाया है कृष्णा नदी को। तो कृष्णा नदी की अगर बात करें तो कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे ऐसे करके निकलती है, यहाँ से निकल के ये जाती है और यहाँ पर आकर गिर जाती है। तो ये रहा हमारा कृष्णा नदी। इनकी आप चिन्ह बनाए तो बना दो ऐसे, ठीक है। ये हमारी हो गई कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों से होकर के बहती है ये, ठीक है। तो या फिर आप बता लो ऐसे ही, यहाँ पर या ये ऐसे ऐसे होकर जाती है, यहाँ से होकर के यहाँ पर आकर गिरती है। तो ये हमने छोटे से मैप में दर्शाया ऐसे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे फिर हमारा है भारत के पूर्वी तट पर एक समुद्री पत्तन मतलब बंदरगाह आपको बनाना है। क्या बनाना है, बंदरगाह। तो बंदरगाह को चिन्ह कौन सा है, त्रिभुज जैसा बनाना है। तो देखो, एक तो बंदरगाह हमारा ये कोलकाता बंदरगाह, पुराना बंदरगाह था हमारा, ये हमने बना दिया। एक बंदरगाह हमारा विशाखापट्टनम है। कौन सा, विशाखापट्टनम। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर है विशाखापट्टनम, ठीक है बेटा। ये रहा हमारा विशाखापट्टनम, आप लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं विशाखापट्टनम, ठीक है बेटा, विशाखापट्टनम। अब अगला है भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र, इससे बताएं। कोई सा बताना है। भारत में कई सारी जगहों पर चाय है, जैसे कर्नाटक में भी है, असम में भी, कर्नाटक में कुछ है, असम में ज़्यादा है। तो हम असम का क्षेत्र बता देते हैं। ये रहा मैप में असम, यहाँ पर हमने किया और इस पर ये बता दिया। तो असम एक क्षेत्र उत्पादक राज्य हो गया। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो हम देखते हैं बेटा, हम नाम सहित दर्शा लेते हैं, कोई वो नहीं है ना, नाम सहित हमें दर्शाना है, हम दर्शा लेते हैं। तो एक नरौरा, उत्तर प्रदेश में एक नरौरा स्थान है जहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो हमने ये बनाया और ये स्थान बना के उत्तर प्रदेश में बता दिया। तो ये रहे बेटा, आप इन दोनों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने आपको अभी तक समझाया है। अब हम देखते हैं पूरा, आप पूरा देख लें मैप को आप पूरा देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला निशान आता है उस पर क्लिक करके ऑल का चैनल लिस्ट करें। अगर ऑल करेंगे तभी जो हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।